हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 अर्थशास्त्र की तैयारी। आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के 4 नंबर के लगभग 10 प्रश्न कवर कर चुके हैं और आज भी हम लोग जो है और 4 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आपके पास प्रश्न है, सरकारी बजट की उद्देश्य को समझाइए। है ना। जैसे देश में जो है 2 प्रकार की बजट पेश किया जाता है, एक केंद्र में केंद्रीय बजट और दूसरा जो होता है राज्य में राजकीय बजट। तो इन दोनों बजट का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। चाहे केंद्रीय बजट हो चाहे आपका राज्य का बजट हो, दोनों का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को या राज्य की आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना होता है। इसके लिए वे बचत एवं निवेश को क्या करते हैं जी, प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को जो है लागू करते हैं। दूसरा है हमारा आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित आवंटन। मतलब सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य देश में जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, इन आर्थिक संसाधनों को आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर, है ना, क्या किया जाता है जी, आवंटन किया जाता है। मतलब आर्थिक एवं सामाजिक मतलब क्या हो गया कि देश में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जो है अधिक मात्रा में सहायता प्रदान की जाती है और जो देश में, है ना, सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं उनको जो है अधिक मात्रा में फोकस किया जाता है, किसका, बजट में। इसके साथ साथ आर्थिक स्थायित्व, अर्थव्यवस्था में चाहे कोई सा भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य देश के आर्थिक स्थायित्व को क्या करना, स्थापित करना होता है। हर अर्थव्यवस्था में कभी तेजी की स्थिति उत्पन्न होती है तो कभी मंदी की स्थिति आती है, अर्थात कभी व्यापारियों को लाभ होता है तो कभी व्यापारियों को क्या होता है जी, हानि का सामना करना पड़ता है। तो जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है बचत का बजट का निर्माण करती है। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचने लगती है, लोगों के पास जो है क्या होता है जी, व्यापारियों को जो है लाभ अधिक मात्रा में मिलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है बचत की क्या करती है, बजट का निर्माण करती है तथा सार्वजनिक व्यय में जो है वो क्या करती है जी, कमी कर लेती है। इसके साथ साथ चूंकि लोगों के पास अधिक मात्रा में रुपया पैसा पहुंच रही है, व्यापारियों को लाभ हो रहा है, इसलिए टैक्स की दरों में अर्थात करों की मात्रा में जो है क्या किया जाता है जी, वृद्धि किया जाता है। कब? जब अर्थव्यवस्था जो है तेजी की स्थिति में होती है। जस्ट उल्टा जब अर्थव्यवस्था में क्या होती है जी, मंदी की स्थिति होती है, अर्थात जब व्यापारियों को, लोगों को, है ना, उद्योगपतियों को जो है हानि होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, मंदी की स्थिति कहते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार जो है घाटे का बजट बनाती है, अर्थात सरकार जो है अपने सार्वजनिक व्ययों की मात्रा में क्या करती है जी, वृद्धि करती है। साथ ही साथ चूंकि मंदी की स्थिति है, व्यापारियों के पास, उद्योगों के पास, लोगों के पास जो है पैसे की क्या है जी, कमी है, इसलिए वो टैक्स की दर में क्या करती है जी, कमी कर देती है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी को जो है, जो चक्र आते हैं उसको स्थायित्व करने का कार्य जो है किसके माध्यम से किया जाता है जी, बजट के माध्यम से किया जाता है। लास्ट है हमारा रोजगार के अवसरों में क्या करना, वृद्धि करना, है ना। भारत जैसे देशों में जहां बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है ना, बजटीय नीतियों के माध्यम से देश के जो बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना भी हमारा सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के उपाय लिखिए। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन जो है क्या होता है जी, असंतुलित हो जाती है, या हम ये कहें कि
देश के पक्ष में नहीं रहता। अर्थात यदि देश में आयात की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, और निर्यात जो है क्या होता है, कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, या हम ये कहें भुगतान शेष में अस्थिरता, जैसे हम लोग कल पिछली वीडियो में पढ़े थे, है ना। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं जी? तो ठीक करने का सबसे पहला उपाय है निर्यात को क्या करना, प्रोत्साहन करना। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि भुगतान संतुलन को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया होता है कि देश में व्यापारियों को, उद्योगपतियों को निर्यात करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जब देश में निर्यात की मात्रा बढ़ेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, भुगतान असंतुलन को जो है दूर किया जा सकता है। इसके लिए उद्योगों को जो है सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ विदेशों में देश की वस्तुओं को अधिक मात्रा में बेचने के लिए प्रचार या विज्ञापन का जो है क्या किया जाना चाहिए जी, सहारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए हमें, भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है उसको दूर करने के लिए हमें सरकार को क्या करना चाहिए, उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ विदेशों में हमारी वस्तुओं को जो है क्या किया जाना चाहिए, प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे हमारी निर्यात की मात्रा में जो है क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके और हम भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक कर सके। दूसरा है आयात में कमी। ठीक है, क्योंकि भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है उसका बढ़ने का रीजन ही क्या है, बढ़ने का रीजन है कि देश में आयात की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो जब आयात की मात्रा बढ़ेगी तभी जो है प्रतिकूलता भी क्या होती है जी, बढ़ती है। तो इसको दूर करने के सीधी से उपाय क्या है जी, सीधा सा उपाय है कि सरकार को आयात की मात्रा में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। इसके लिए वो भारी मात्रा में आयात कर में जो है वृद्धि करना चाहिए। इसके साथ साथ आयात पर जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं, जिसे हम लोग लाइसेंस और कोटा प्रणाली कहते हैं, इसको जो है भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे आयात की मात्रा में क्या हो सकता है जी, कमी किया जा सकता है। तो ये करके भी हम क्या कर सकते हैं, आयात में कमी करके भी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगला हमारा टॉपिक है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, देखो कि जिन वस्तुओं को हम क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, जिन वस्तुओं को हम विदेशों से मंगाते हैं, उन वस्तुओं को या तो घरेलू मतलब या तो देश में वस्तु का उत्पादन किया जाए, घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जाए, या उसका प्रतिस्थापन किया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन कहते हैं जी। ठीक है, एक बार फिर देख लो कि जिन वस्तुओं को हम विदेशों से मंगाते हैं, उन वस्तुओं को या तो घरेलू क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, देश में वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, या उसका विकल्प खोजना चाहिए। जैसे हम लोग भारी मात्रा में जो है क्या करते हैं जी, डीजल जो है विदेशों से मंगाते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, चूंकि हमारे पास स्रोत कम है डीजल उत्पादन करने का, तो उसने उसका विकल्प खोजा था। विकल्प क्या था, रतन जोत, है ना। रतन जोत जो वृक्ष था उसका जो है बीज का प्रयोग करके हम डीजल उत्पादन करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारा अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। देखो, जब देश में विदेशी पर्यटक आते हैं तो विदेशी पर्यटक आते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वे अपने साथ जो है मुद्रा लेके आते हैं, कौन सा, विदेशी करेंसी। और इसके साथ साथ जब देश में क्या करते हैं, वे आते हैं तो हमारी वस्तुओं का उपभोग करेंगे। मान लेते हैं वे ताजमहल देखना जाएंगे, ताजमहल देखने के लिए जाएंगे, तो ताजमहल देखने के लिए जाएंगे तो होटल में रुकेंगे, अर्थात पैसा देंगे हमको, है ना। हमको जो है क्या करेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे टैक्सी लेकर जाएंगे, वहां पर सामान खरीदेंगे। तो विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन करके भी हम भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर किया जा सकते हैं। एक प्रकार के विदेशी पर्यटक जो होते हैं हमारे लिए क्या काम करते हैं जी, निर्यातक का काम करते हैं, क्योंकि वे हमारी वस्तुओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो इस तरह से हम भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए
क्या क्या कर सकते हैं ठीक करने के लिए? हम निर्यात को प्रोत्साहन कर सकते हैं, अर्थात देश में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं उन उद्योग को आर्थिक सहायता प्रदान करके, विदेशों में हमारी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करके, विज्ञापन की मात्रा में बढ़ाकर, ठीक है, आयात में कमी करके, आयात प्रतिस्थापन करके, अर्थात घरेलू उत्पादन की मात्रा में जो है बढ़ोतरी करके, या जिन वस्तुओं को हम विदेशों से मंगा रहे हैं उसका विकल्प खोज के और विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन करके, विदेशी पर्यटक एक प्रकार के हमारे लिए क्या होते हैं, निर्यातक के रूप में काम करते हैं। तो विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन करके भी हम भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 4 लाभ लिखिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमारे क्या हैं, कोई 4 लाभ लिखिए। तो सबसे पहला है कृषि एवं उद्योगों का क्या होता है जी, विकास होता है। यदि हम एक देश से दूसरे देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो इससे देश की कृषि एवं उद्योग दोनों का जो है क्या होता है जी, विकास होता है। क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आधुनिक मशीनें, है ना, आधुनिक संयंत्र क्या कर सकता है, मंगा सकता है, और वहां से जो है हम क्या कर सकते हैं जी, अपने देश के कृषि और उद्योग को जो है विकास कर सकते हैं। दूसरा है जीवन स्तर को क्या करना, ऊंचा उठाना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही लोगों के रहन सहन जो है क्या होता है जी, ऊपर उठता है। इसका एक मेन रीजन है कि मान लेते हैं जो वस्तुएं हमारे देश में भारत में उत्पन्न नहीं होते हैं उन वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, विदेशों से मंगा सकते हैं, जिससे हमारा रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर जो है क्या होता है जी, ऊपर उठता है। जैसे आपका बुलेट ट्रेन ले लो, है ना, बुलेट ट्रेन जो है हम किसके माध्यम से बना रहे हैं, जापान के माध्यम से बना रहे हैं। तो इससे जो है हमारे रहन सहन में क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मुंबई से गुजरात की जो दूरी है वो बहुत ही घट जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ जैसे हमारे पास जो बहुत सारे मोबाइल होते हैं जो हमारे देश में उत्पादन नहीं होते, विदेशों में उत्पादन होते हैं, और हम उनको क्या करते हैं जी, मंगा कर लाते हैं। तो इससे भी जो है हमारे जीवन स्तर में क्या होता है जी, ऊपर ही उठता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लोगों के जीवन स्तर को क्या कर सकते हैं, हम ऊपर उठा सकते हैं। अगला है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति मतलब क्या होता है जी, एक का अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार। तो जब हम क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से एक व्यक्ति का अधिकार तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब एक व्यक्ति का अधिकार होगा तो नुकसान क्या है, वो जो है मनचाहा क्या कर सकता है, कीमत में जो है परिवर्तन कर सकता है ना। चाहे तो वस्तु का मूल्य बहुत बढ़ा देगा या वस्तु के मूल्य में जो है कमी भी कर सकता है। तो एक प्रकार के कमी तो कभी नहीं करेगा, वो मूल्य में क्या करता है, बेतहाशा वृद्धि कर देता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, एक वस्तु का बहुत सारे क्या होंगे, उत्पादन करता होंगे, तो कोई भी उत्पादन करता किसी भी वस्तु के मूल्य को जो है अधिक मात्रा में बढ़ा नहीं सकता है। परिणाम स्वरूप एकाधिकारी प्रवृत्ति को हम क्या कर सकते हैं जी, रोक सकते हैं। और लास्ट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अर्थात जब हम अपनी वस्तुओं को विदेशों में क्या करते हैं, बेचते हैं या निर्यात करते हैं, समझो सीधी सी बात, तो उससे देश को जो है क्या प्राप्त होती है जी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और जिस देश के पास जितनी विदेशी मुद्रा होती है वो देश जो है उतनी ही अधिक मात्रा में क्या माना जाता है जी, सक्षम, सशक्त माना जाता है। तो इस तरह से कृषि एवं उद्योगों का विकास होता है, किसके माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय विकास के माध्यम से। लोगों का जीवन स्तर को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, अर्थात जो वस्तुएं हमारे देश में उत्पादन नहीं होते हम दूसरे देशों से मंगा कर भी अपने रहन सहन को बदल सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपका एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है वस्तु के मूल्य में भारी मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है आपका विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अर्थात जब हम अपने वस्तुओं को विदेशों में बेचते हैं तो हमें जो है विदेशी करेंसी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये 4-5 आपके क्या हो जाएंगे जी, लाभ हो जाते हैं। ठीक, अगला है पूर्ति के नियम लागू होने के कारण। तो पूर्ति के नियम लागू होने के कारण मतलब सबसे पहले तो हम ये लिख लें कि पूर्ति का नियम क्या होता है ना। तो याद रखना, पूर्ति का जो नियम होता है, सप्लाई का जो नियम होता है, वो वस्तु के मूल्य के साथ
डायरेक्ट संबंध था, सीधा संबंध पाया जाता है इसे, ठीक है। अर्थात जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो पूर्ति भी क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है, और जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो पूर्ति भी क्या होती है, घट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। एक बार फिर देख लो, पूर्ति का नियम यह बताता है कि जैसी ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है, मूल्य भी क्या हो जाता है, जैसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है उसकी पूर्ति क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है, और जैसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है पूर्ति भी क्या होती है, घट जाती है। इसे हम क्या करते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। तो पूर्ति का नियम जो है किन किन कारणों से लागू होता है, तो सबसे पहला है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, स्टॉक क्या होता है जी, कि आपके पास जितनी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हैं एक निश्चित समय में, वो हमारा क्या कहलाता है जी, स्टॉक कहलाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका 23 मार्च को, है ना, 12 बजे तक आपके गोदाम में जितने भी वस्तुएं हैं वे सारे वस्तुएं आपकी क्या कहलाती हैं, स्टॉक कहलाती हैं। तो स्टॉक में परिवर्तन भी जो होता है वो क्या करता है, पूर्ति के नियम को लागू होने का कारण बनता है। अब कैसे बनता है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर विक्रेता अपने पुराने स्टॉक को बेचना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि वस्तु कीमत में कम होने पर वस्तु का संग्रह करना पसंद करते हैं। इस प्रकार स्टॉक में परिवर्तन से पूर्ति का नियम जो है लागू होता है। देखो मान लेते हैं कि जैसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, है ना, जैसे ही मान लेते हैं वस्तु का मूल्य जो है क्या होता है जी, बढ़ जाता है। पहले 2 रुपया था, अब बढ़े कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। तो हमारे पास जितने भी पुराना स्टॉक था उस पुराने स्टॉक को हम बाजार में क्या कर देते हैं जी, ले आते हैं, अर्थात पूर्ति को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुआ हमने पुराने स्टॉक को भी क्या कर दिया, बाजार में बेच दिया। तो इस तरह से पूर्ति का नियम लागू हो गया। अब मान लेते हैं कि पहले वस्तु का मूल्य 5 रुपया था, अब जो है घट कितना हो गया जी, 2 रुपया हो गया। तो जैसी वस्तु का मूल्य कम होता है ना, हम जो है स्टॉक में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात वस्तु का जो है संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में परिवर्तन करने से भी क्या होता है, पूर्ति का नियम जो है लागू होता है। अगला है लाभ या हानि। वस्तु की कीमत बढ़ने पर विक्रेता अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे पूर्ति क्या होती है जी, बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो जैसी वस्तु की कीमत बढ़ती है विक्रेताओं को जो है अधिक मात्रा में क्या होगा जी, लाभ होगा, है ना। बेचने वालों को जब वस्तु कीमत बढ़ जाएगी तो लाभ होगा। तो जैसे ही लाभ होता है वे उत्पादन भी क्या करते हैं जी, बढ़ा देते हैं। जब उत्पादन बढ़ाएंगे तो बाजार में वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य बढ़ने से पूर्ति भी क्या हो गई, बढ़ गई, तो पूर्ति का नियम लागू हो गया। जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि उत्पादक को जो है हानि होता है, तो जैसे ही उत्पादक को हानि होगा उत्पादन क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, और उत्पादन कम होने से जो है पूर्ति भी क्या होती है जी, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पूर्ति का नियम जो है लागू हो जाता है। इसके साथ साथ फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन, है ना, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन भी जो होता है वो क्या करता है, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है जी, या पूर्ति के नियम को लागू होने के कारण बनता है। वो कैसे, जैसे ही अर्थव्यवस्था में वस्तु की मतलब कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ने से फर्मों को लाभ होता है, और फर्मों को लाभ होने के कारण नई फर्म जो है क्या करते हैं जी, बाजार में प्रवेश करने लग जाती हैं। तो जब नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगे तो वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी जी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर देख लो, जैसी अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ने से लाभ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लाभ बढ़ने के कारण नई फर्में जो है क्या करते हैं, बाजार में प्रवेश करते हैं, अर्थात नई फर्में जो है बाजार में खुल जाएंगे। तो नई फर्में बाजार में खुलने से वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इसके जस्ट उल्टा मान लेते हैं वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो वस्तु की कीमत कम होने से जो पुरानी फर्में थे वे क्या करते हैं, उद्योग को बंद कर देते हैं, बहिर्गमन कर देते हैं, और जैसे उद्योग को बंद करते हैं वस्तु की पूर्ति भी क्या होती है जी,
कम हो जाती है। तो इस तरह से फर्म का प्रवेश एवं बहिर्गमन भी जो होता है फर्म का प्रवेश एवं बहिर्गमन जो भी होता है वो जो है पूर्ति के नियम को लागू करने का कारण बन जाता है जी। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कमियां या कठिनाइयों को लिखिए। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? देखो जी, वस्तु विनिमय प्रणाली होता है जब वस्तुओं सेवाओं का लेन देन वस्तुओं सेवाओं के माध्यम से ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब जब हम श्रमिकों का जो है पारिश्रमिक किसके माध्यम से? वस्तुओं के माध्यम से ही देते हैं, या जब हम पूंजी का ब्याज जो है वस्तुओं के माध्यम से ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन वस्तुओं सेवाओं के माध्यम से ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या हैं? तो सबसे पहला है दोहरे संयोग का अभाव। जैसे कि आप लोग जब इसकी विशेषता पढ़े हो तो उसमें देखा होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली कब होता है जी? कि जब ए व्यक्ति के पास जो वस्तुएं हैं वो वस्तु किसके पास होनी चाहिए? बी व्यक्ति के पास होना चाहिए, और बी व्यक्ति जो है इस ए व्यक्ति के वस्तु को भी प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक है राजू, है ना, राजू के पास क्या है? चावल है, और श्याम के पास जो है क्या है जी? आपका गेहूं है। राजू को चावल चाहिए और राजू को जो है गेहूं चाहिए और श्याम को जो है क्या? चावल चाहिए। तभी जो है जाकर क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होता है। लेकिन वास्तविक जीवन में देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं होता कि राजू के पास चावल है और उसे जो है श्याम के पास क्या है? गेहूं है। तो राजू के पास चावल है, उसे गेहूं की आवश्यकता है। तो जरूरी नहीं है कि श्याम के पास गेहूं है और उसे क्या प्राप्त करना चाहे? वो चावल प्राप्त करना चाहे। इसी को कहते हैं दोहरे संयोग का अभाव। यह देख लो, वस्तु विनिमय हेतु ऐसे दो पक्ष का होना आवश्यक है जिसके पास एक दूसरे को देने के लिए आवश्यक वस्तु हो, तब बदले में वे एक दूसरे की वस्तु को लेने के लिए तैयार हो। ऐसे दो पक्षों का मिलना क्या होता है जी? कठिन होता है। यही कहलाता है दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा है विभाज्यता का अभाव। देखो, विभाज्यता का अभाव का अर्थ क्या होता है कि मान लेते हैं श्याम के पास बकरा है ना? श्याम के पास क्या है जी? बकरा है, और बकरे से जो है वो क्या करना चाहता है? उसे चावल भी चाहिए, है ना, उसे जो है गेहूं भी चाहिए, उसे जो है सब्जी भी चाहिए। चूंकि बकरा को जो है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकता, है ना, तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है जी? विभाज्यता का अभाव पाया जाता है। हम उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। अगला है सर्वमान्य मापक का अभाव। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य का अभाव पाया जाता है। मतलब ए व्यक्ति के पास मान लेते हैं क्या है जी? चावल है ना, और बी व्यक्ति के पास क्या है? गेहूं है। तो ए व्यक्ति कितनी मात्रा में चावल दे कि उसे जो है गेहूं प्राप्त हो सके, इसका सर्वमान्य मापक नहीं होता है इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में। अगला है धन संग्रह एवं हस्तांतरण में कठिनाई। अर्थात चूंकि वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के माध्यम से ही होता है, इसलिए वस्तुओं को हम अधिक समय तक क्या नहीं कर सकते? संग्रह करके एकत्रित करके रख नहीं सकते। यदि हम वस्तुओं को अधिक समय तक रखते हैं तो इससे जो है वस्तुएं क्या हो सकती हैं? नष्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। इसके साथ साथ हस्तांतरण में भी कठिनाई होती है। मान लेते हैं आप रायपुर में रहते हो और आप जो है अपने जमीन को या अपने वहां के वस्तु को बेचकर, ठीक है, बिलासपुर शिफ्ट होना चाहते हो, और अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जमीन के बदले धान, चावल, गेहूं तो प्राप्त करना नहीं चाहते, है ना। और यदि प्राप्त कर भी लेते हो तो उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में क्या होगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां जो होती है, दोहरे संयोग का अभाव होता है, अर्थात एक व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति को खोजना जो उसकी आवश्यकताओं को प्राप्त करे, ऐसा संभव नहीं होता। दूसरा, विभाज्यता का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे हम छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यदि उसको विभाजित कर दें तो उसका वैल्यू ही क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाता है। सर्वमान्य मूल्य का अभाव, अर्थात एक पर्टिकुलर मूल्य नहीं रहता कि हम कितनी मात्रा में वस्तुएं दें तो सामने वाला जो हमें वस्तुएं प्रदान करें। लास्ट में हम वस्तुओं को अधिक समय तक संग्रह नहीं कर सकते, साथ ही साथ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने और ले जाने में भी क्या होती है जी, कठिनाइयाँ होती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे और आपके आगामी एग्ज़ाम तक ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से ही, है ना, मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। थैंक यू।